हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप सभी के बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी का नोटिस आ चुका है। जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। लास्ट टाइम भी हम लोग मॉक टेस्ट फर्स्ट कर रहे थे, सेकंड के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग इन विच ईयर वॉज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है ये क्वेश्चन। 2003, 2001, 2001, 2 और 2000 में। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य से पेपर में क्वेश्चन पूछा है और आप सबको पता हो कि यहाँ से तीन चार बातें बनती हैं। सबसे पहले ये एक बोरोविंग फीचर है, यानी ये किसी देश के संविधान से अपने संविधान में ऐड किया गया है, तो वो कौन सा देश है। उसके बाद अगर आप सबसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में आता है, उसके बाद हो कि इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद और ये टोटल कितने हैं, संख्या में अगर आप सबसे पूछे तो कितने हैं। उसके बाद होगा कि ये किस समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में इनको ऐड किया गया था। देखिए, सबसे पहले पूछा है कि किस देश से लिए गए हैं, तो आप सबका आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 क में आते हैं। अनुच्छेद कौन सा है इनका? तो आंसर करिएगा अनुच्छेद 51 क। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे कि 51 ए में आते हैं। संख्या में टोटल कितने हैं? तो ये 10 + 1 हम लोग इनको लिख देंगे, 10 + 1। इन टोटल कितने हैं? 11 हैं। और किस समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था भारतीय संविधान में? तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब ये 10 जोड़े गए थे ना, तो एक संविधान का संशोधन हुआ था, वो कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। समय पूछेगा तो आंसर आएगा 1976 में इनको ऐड किया गया था। जबकि जो ये एक है जिसको कहा है, जैसा यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा, 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, माता पिता या अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो उनको प्राथमिक शिक्षा दें। तो ये मौलिक कर्तव्य बाद में ऐड किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य बना। इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 86वां। और समय अगर आप सबसे पूछेगा तो आंसर होगा 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जैसे यहाँ से मौलिक कर्तव्य है, वैसे ही आप सबसे अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? तो आंसर आएगा अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। संख्या में अगर पूछेगा तो हम कहेंगे टोटल 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब कितने बचे हैं संख्या में मौलिक अधिकार? तो टोटल 6 जो है वो मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। पश्चिम बंगाल अपनी सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश के साथ शेयर करता है? यानी ये बाउंड्री शेयर, ज्योग्राफी हो गया है भारत का भूगोल, यानी यहां से क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है। अगर आप इस तरीके से कुछ भारत के मैप को देखते हैं और तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है किस कौन सा देश है? चाइना। चाइना की बाउंड्री है, यानी इस साइड, सॉरी, यहाँ पे चाइना है। उसके बाद ये वाला जो देश है ये नेपाल है। यहाँ पे सिक्किम के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंट्री है? यहाँ पे भूटान है, भूटान है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश हुआ। और इस साइड जो है ये म्यांमार है, म्यांमार। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान। और यहाँ पे नीचे और देखोगे आगे तो ये पाकिस्तान है। यानी ये वो देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। संख्या में पूछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, भारत को कितने देशों की बाउंड्री शेयर होती है या कितने देश भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो आंसर होगा 7 देश बाउंड्री शेयर करते हैं। कुल कितनी बाउंड्री जो है ये शेयर करता है भारत भाई अपने सभी राज्यों और यूटी का मिला के? तो आंसर करिएगा 4046.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है भारत इन 7 देशों के साथ अपनी साझा करता है, 7 देशों के साथ साझा करता है बाउंड्री। ध्यान रखिए, सबसे ऊपर है यहाँ पे लद्दाख, उसके नीचे है हिमाचल, उसके नीचे है उत्तराखंड, फिर यहाँ पे नीचे हो गया भाई यूपी और बिहार, यूपी और बिहार। उसके बाद यहाँ पे आपका पता है कि सिक्किम है, सिक्किम। और आगे बढ़ोगे तो नीचे फिर असम हो गया है, असम। फिर आगे बढ़ोगे तो अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं?
अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से कुछ हिस्सा जो है ये बांग्लादेश के साथ है, और ये बांग्लादेश कुछ इधर भी आता है। तो बांग्लादेश की बाउंड्री भी जो है, सॉरी पश्चिम बंगाल जो है वो इस साइड भी आता है, तो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री यहाँ पे शेयर होती है वेस्ट बंगाल। और भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है भारत, वो पश्चिम बंगाल की है, जो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है वो टोटल शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। और ये जो टोटल अगर सभी देशों के साथ अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा 15,106 पॉइंट, सॉरी बाउंड्री जो है 15,106.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये भारत अपने शेयर करता है टोटल सभी देशों के साथ। और 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। और इसमें बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा कितनी है, तो ये सबसे लंबी बाउंड्री जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ है। अगर ये आप सबसे पूछे कि पश्चिम बंगाल अपनी सीमा कितनी लगाता है, तो 2247 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये पश्चिम बंगाल अपने शेयर करता है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि भाई चाइना, चीन के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य हैं, तो यूटी लद्दाख हो गया, उसके नीचे हिमाचल है, उसके नीचे उत्तराखंड है, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, इसलिए यूपी और बिहार की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। उसके बाद सिक्किम की बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, और लास्ट वन है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे मैकमोहन है अरुणाचल। और टोटल बाउंड्री जो है चाइना के साथ भारत की कितनी शेयर होती है, तो आंसर होगा 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये भारत चाइना के साथ शेयर करता है, 3488 किलोमीटर लंबी। उसके बाद बांग्लादेश के साथ का बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ एम, टीएम और बंगाल, क्या लिखा, एम, टीएम और बंगाल, ये वो 5 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री टोटल 4096.7 किलोमीटर लंबी जो है ये बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। इधर ए से अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, ए से हो गया है असम, एम से पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, मिजोरम हो गया है, टी से पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, त्रिपुरा है, टी से त्रिपुरा, और एम से जो है वो मेघालय है, पर क्या नहीं है, तो आंसर करिएगा मणिपुर नहीं है। मणिपुर की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, म्यांमार के साथ जो है मणिपुर की बाउंड्री शेयर होती है। कौन सा नहीं है, इस पे आप सबको जरूर ध्यान दे लेना है भाई, एक बार बोलोगे इससे याद हो जाएगा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल कुल 4096.7, और सर्वाधिक बाउंड्री भारत के अगर किसी पड़ोसी देश के साथ लगती है तो पश्चिम बंगाल ही है जिसकी बाउंड्री लगती है भारत की, और यह है कितनी, 2247 किलोमीटर लंबी। टोटल जो है 2247 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये शेयर करता है, ये भी ध्यान रखोगे। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार ध्यान रख लेना है। म्यांमार के साथ जो है ऊपर से आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे और आगे बढ़ोगे तो नागालैंड है। एक बार भारत के मैप को देखना, नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मणिपुर हो गया है, नागालैंड हो गया है, और मिजोरम है, मेघालय की नहीं है, मिजोरम की हो गई है। इनकी बाउंड्री जो है शेयर होती है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और टोटल बाउंड्री अगर पूछे म्यांमार की कितनी शेयर होती है, तो 1643 किलोमीटर लंबी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, 1643। अगर पूछे भूटान, भूटान की बाउंड्री 699 किलोमीटर है। अगर पूछे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर होती है, तो 106.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। उसके बाद पाकिस्तान का अगर पूछे, पाकिस्तान के साथ भारत अपनी कितनी सीमा लगाता है, तो 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये पाकिस्तान के साथ भारत शेयर करता है, 3323 किलोमीटर लंबी। चाइना के साथ 3488 है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, और पाकिस्तान के साथ जो है वो 3323 किलोमीटर बाउंड्री जो है ये भारत शेयर करता है। समझ पाए हैं आप इस बात को। चाइना भी हो गए, एक नेपाल बचा हुआ है ना, नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती है। सर्वाधिक लंबी बाउंड्री नेपाल यूपी के साथ आप देख सकते हो, 551 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत शेयर करता है। एक बार मैप को देखोगे, इस पॉइंट को जरूर क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। Which of the following activities related to the tertiary sector of the economy? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? इकोनॉमी के 3 सेक्टर पढ़ के आते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी से बताया था प्राथमिक क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, है ना, प्राथमिक, प्राइमरी प्राथमिक, पर्यावरण से जो मिला वो इसमें आया। सेकेंडरी हो गया है जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है,
द्वितीयक सेकेंडरी, और टेरेसरी हो गया जिसको क्या कहा गया, तृतीयक क्षेत्र कहा गया है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर हम लोग पढ़ के आते हैं, इनमें होती हैं अलग अलग गतिविधियां। तो इसको तो कहा था कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, या फिर इंडस्ट्री कह लीजिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया है ये, औद्योगिक क्षेत्र। टेरेसरी को कहते हैं सेवा का क्षेत्र, जैसे मैंने आप सबसे कहा था एजुकेशन, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, तो वो सेवा का क्षेत्र है। अब यहां से बताइएगा ऑटोमोबाइल उत्पादन, ये किस में आएगा, ये द्वितीयक श्रेणी में है, ये सेकेंडरी में आ गया है, ये सेकेंडरी में हो गया है। मछली पकड़ना, फिशिंग जो है, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र हो गया है। क्लॉथ वीविंग, कपड़ा बुनाई करना, कपड़ा किससे भाई, कॉटन से, कॉटन जो है ये कहां से मिली, प्राइमरी से, और प्राइमरी का उत्पाद द्वितीयक के लिए कच्चे माल की तरह होता है, तो ये भी कौन सा है, कपड़ा बुनाई, इंडस्ट्री, मशीनें लगी होती है ना कपड़ा बुनाई की, तो ये भी कौन सा सेक्टर है, ये भी इकोनॉमी का द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया है। उसके बाद भंडारण, ये सेवा का क्षेत्र है, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेवा का क्षेत्र। तो बहुत आसान है, लेकिन आप सबको समझ के इस क्वेश्चन को करना है भाई। इकोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद, ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that centrifugal form of federalism where the center is stronger than the state is based on which model? भारतीय संविधान की एक विशेषता अर्थात संघवाद का केंद्र पसारक स्वरूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, ये किस मॉडल पर आधारित है? कैनेडियन मॉडल, ब्रिटेन, जापान और कनाडा, 2 बार हो गए, ये यूएसए का मॉडल हो गया है। यूएसए मॉडल किस मॉडल पर जो है ये आधारित है? विशेषता संघवाद का केंद्र प्रसारक स्वरूप है जो कि राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो क्या आंसर होगा? देखो अमेरिका से हम लोगों ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई क्या लिए हैं, ये बोरोविंग फीचर से क्वेश्चन है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का स्वरूप है, मौलिक अधिकार लिया है, सुप्रीम कोर्ट हो गया है, और न्यायपालिका सर्वोपरि है, ये भी ध्यान रखोगे। ब्रिटेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, और द्विसदन, जैसे हमारे केंद्र में 2 सदन है वैसे ही ब्रिटेन में है ना, लोअर हाउस पढ़ के आते हैं जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स, और अपर हाउस पढ़ के आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया है, जैसे राष्ट्रपति वैसे सम्राट हो गए हैं। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता अर्थात संघवाद का केंद्र प्रसारक स्वरूप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके लिए होमवर्क है, और आप सबके 2 ऑप्शन है यहाँ पे, कैनेडियन मॉडल और चलिए एक ऑप्शन और एक जापान वाला, ए और सी में से आंसर कीजिएगा क्या सही आंसर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब बोरोविंग फीचर वाला टॉपिक जरूर पढ़ें और इस पर काम करें। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइएगा, नहीं तो आप सर्च करके भी बताएंगे, और सर्च करने वाला थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप सबके लिए, क्योंकि एक बार बोलने से याद ना हो आपको, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो लिखेंगे, फिर कमेंट में लिखेंगे, तो 2-3 बार वो चीज हो जाएगी, है ना। और समझ के पढ़ के आप सबको गूगल से भी अगर आंसर लेना तो वहीं से भी ऐसे ही मिलेगा। चलो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग एक टेक्निक है, कास्टिंग, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको पता भी होगा कि कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग एक रेप्लिका, हूबहू शेप बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर एक ढांचा डाला जाता है, वाज यूज्ड टू मेक डैश स्टैच्यू ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान खोई हुई मोम इन लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का उपयोग डैश मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था, लकड़ी की, चट्टानों की, कांसे की और संगमरमर की। बताइए क्या सही आंसर होगा? आप सबने सुना होगा डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू जो है ये किस धातु का बना था? तो कांसे का बना होता था, ब्रॉन्ज का। बस वहीं से आप सबको आंसर बनेगा, और यहीं से पेपर में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डांसिंग गर्ल का जो स्टेच्यू मिला है वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया था, तो आंसर होगा लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया था। तो ये जो है इसी किस टेक्निक का इस्तेमाल करके, तो लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कांस्य। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? उत्तर प्रदेश अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जो है वो किस देश के साथ है लगती है?
तो यहाँ है ये देश नेपाल, और नेपाल की बाउंड्री बताओ भाई किसके साथ लगती है। नेपाल के एक साइड क्या है, उत्तराखंड है, एक साइड क्या है भैया यहाँ पे सिक्किम है, क्या हो गया है सिक्किम। नीचे कौन से राज्य है, यूपी है, बिहार है, और कुछ हिस्से का वेस्ट बंगाल है। तो टोटल इन राज्यों के साथ जो है यूपी की बाउंड्री शेयर होती है। टोटल कितनी बाउंड्री शेयर होती है ये पहले ही मैं आप सबको बता चुका। टोटल 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है ये नेपाल के साथ भारत साझा करता है। और इसमें यूपी की कितनी सीमा लगती है, तो 551 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो उत्तर प्रदेश अपनी शेयर करता है। तो सबसे ज्यादा, और वैसे भी किसके साथ, नेपाल के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर होती है, नेपाल के साथ। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ टोटल 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद है भूटान, 699 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर होती है भारत के साथ। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। और नेपाल के साथ टोटल 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती है भारत की। और राज्य कौन से हो गए हैं, एक साइड है उत्तराखंड, एक साइड है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। सिक्किम की इस साइड कौन सा देश है, नेपाल, इस साइड कौन सा देश है, भूटान, और ऊपर क्या हो गया है, चीन। तो इन 3 देशों के साथ सिक्किम राज्य की बाउंड्री शेयर होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाउंड्री शेयर का। तो 2 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोगों ने लिए हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मौलिक कर्तव्यों का विचार संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रिपीट और रिवीजन का क्वेश्चन आप सबका कमेंट करके बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आप सबके लिए हैं। 11 टोटल मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अभिभावक या संरक्षक जो होंगे, माता पिता, उनका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है उनकी कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में ऐड किया गया था। और बाकी 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। 42वें किस समिति की सिफारिश पर, तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, एज ऑफ अक्टूबर 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी वाज द सिटाडेल नॉट वॉल्ड ऑफ। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में गढ़ की दीवार नहीं बनाई गई थी। तो सिटाडेल यानी आप सबको पता कि हड़प्पा के जो नगर हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। अगर हड़प्पा 3 भागों में, एक है निचला शहर, एक हो गया है मध्य शहर, और एक है गढ़, सिटाडेल जिसको बोल दिया है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है, अकेला ऐसा शहर जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था वो कौन सा था। अकेला ऐसा शहर जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था वो था धोलावीरा। अकेला ऐसा शहर जो 3 भागों में विभाजित किया गया था कौन सा था, धोलावीरा। अकेला ऐसा शहर जिसमें सिटाडेल नहीं है, सिटाडेल नहीं है या गढ़ नहीं है, वो है चहुंदड़ो। कौन सा हो गया है, चहुंदड़ो है जिसमें सिटाडेल नहीं है। और यहाँ पे कि जिसमें नहीं बनाई गई है, बोल्ड ऑफ नहीं किया गया है, वो है लोथल। और ये लोथल जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सबको पता है ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात। लोथल से सबसे पहले किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आंसर करोगे, सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मेरे दोस्तों चावल का क्या लगता है, भोग। और लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है, अगर ये आप सबसे पूछा जाए तो आप सबका आंसर होगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे जो है ये स्थित हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ध्यान रखिएगा, निचला शहर, मध्य शहर और गढ़, 3 भाग, तीनों भागों में विभाजित इकलौता ऐसा शहर कौन सा है, धोलावीरा। और इकलौता ऐसा शहर जिसमें सिटाडेल नहीं है, तो आप सबका आंसर होगा चहुंदड़ो। गढ़ बोल देगा हिंदी में, सिटाडेल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स ए बाउंड्री विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम तो बहुत ऊपर रह गया है, असम नहीं करता है। मणिपुर जो है ये पहले ही बताया था, एएमटीएम, मणिपुर बाउंड्री शेयर नहीं करता है। मणिपुर, नागालैंड दोनों के साथ नहीं है, नागालैंड म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मिजोरम जो है ये दोनों के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
मिजोरम दोनों राज्यों के साथ जो है अपने दोनों देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहां से, सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विच ऑफ दीज इज ए कंपोनेंट ऑफ द टेरेसरी सेक्टर ऑफ वन इकोनॉमी, इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का एक घटक है। तृतीयक क्षेत्र, ये मैं टॉपिक चाहता हूं कि आप सबके माइंड में सेट हो चुका हो और आप सब इस पे बहुत ध्यान दें। ये इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, और ये पीछे पेपर में पूछा भी जा चुका है। और जरा दम लगाओ और मुझे बताओ ये कौन सा जो है तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या पढ़ के आते हैं, सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र, इसमें क्या क्या पढ़ के आ चुके हो, इसमें भंडारण आप सबको बताया था, भंडारण, इसमें शिक्षा आप सबको बताया था, शिक्षा, इसमें आप सबको ट्रांसपोर्टेशन आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। देखो हॉस्टल या होटल और रेस्टोरेंट है, ये भी एक सेवा का क्षेत्र है। तो ये क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आप मुझसे पूछोगे सर बिजली जल आपूर्ति, केवल पानी जो है अगर होता, पानी तो समुद्र में है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है या नदियों में है वो अवेलेबल है, लेकिन पानी की सप्लाई देने के लिए कंस्ट्रक्शन आवश्यक है। तो ये किस क्षेत्र में आता है, ये सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी। लेकिन खनिज जो हैं, अगर केवल खनिज पूछा जाता तो प्राइमरी आंसर हो जाता, खनिज जो धरती से मिलते हैं और जो प्राइमरी जो प्राथमिक हमें वही होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिले अपने, तो वो। लेकिन खनन, उनको बाहर निकालना, उनको क्वेरिंग करना, उत्खनन का कार्य इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये भी कौन सा है, द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। बट होटल एंड रेस्टोरेंट ये एक सेवा का क्षेत्र है। तो आज जीडीपी का सबसे ज्यादा योगदान जो है जीडीपी में वो सेवा का क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी सही होगा। नेक्स्ट देखो, इंडिया बोरोड द डीपीएसपी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत ने संविधान से डीपीएसपी उधार लिया है, किस देश के संविधान से लिया है भाई डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी से मतलब क्या हो गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और ये किस देश के संविधान से जो है ये लिए गए हैं, किस देश के संविधान से जो है इनको लिया गया है। तो देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो गया है, भाग 4। और इसमें आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं, 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं भाग 4 में। और किस देश के संविधान से इनको लिया गया है, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन आया था पीछे, कुछ गलत बता दिया गया पीछे, यहाँ पे ये क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल ठीक, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ना भाग 4 क में, और आर्टिकल जो है इसका मौलिक कर्तव्य का 51 का है, ठीक कर लीजिएगा, माफी चाहूंगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। डीपीएसपी आते हैं 36 से 51 तक, ठीक है, डीपीएसपी जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सही। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर अपना क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। भारत ने संविधान में डीपीएसपी उधार लिया है किससे, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए 36 से 51 तक, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कनकरंट लिस्ट, कनकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में, समवर्ती सूची, कंकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए, ये पढ़ के भी आते हैं ना, जब भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 7 पढ़ के आते हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रासलीला ऑफ नॉर्थ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत की रासलीला से प्रभावित है। देखो लिखा है उत्तर भारत, और वैसे भी आप सबको परेशानी ना हो इसलिए ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे राज्य कौन सा, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर का क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। तो वहां पे भी एक नृत्य का रूप आता है रास। लेकिन नॉर्थ इंडिया इसने कह के आप सबसे पूछा हुआ है, तो आप सब यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे, ये है कथक। कथक जो है ये सबसे ज्यादा, इसके गोल्डन पीरियड जो है वो किसके समय को कहा गया है, गोल्डन पीरियड,
ये पहली बात, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ? अवध, पूर्वांचल क्षेत्र में। और अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय जो है ये सर्वाधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है भाई, लखनऊ घराना संस्थापक। कथक के 4 इंपॉर्टेंट घराने हैं, रायगढ़ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और एक ये लखनऊ कालका बिंदादिन घराना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे आ जाऊं। Who among the following Gupta ruler was hailed as Indian Napoleon because of his military achievement? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया पेपर में कि बताओ ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन जो है ये किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन। और किस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया? किस युद्ध के बाद मुगलों ने अपना गौरव खो दिया? ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, 2 क्वेश्चन सेम मिलते जुलते पॉइंट से हैं। अपने सैन्य उपलब्धियों के कारण एक गुप्त वंश का शासक हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या ध्यान रखोगे भाई? समुद्रगुप्त, जिसे क्या कहा गया? इसे भारत का नेपोलियन। इसने आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के जो है 12 और 9 शासकों को पराजित करने का काम करा था। तो सैन्य अभियान के लिए इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, वीणा। तो इसे वीणा वादक था ये। इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया, संगीत प्रेमी भी से कहा गया। इसके परसों प्रकार के सिक्के भी जो है अलग अलग जगह से पाए गए हैं। हरियाणा के लोथल भिवानी से भी, हरियाणा में भिवानी से भी जो है इसके सिक्के प्राप्त होते हैं जिस पर इसे वीणा वादन करते हुए पाया गया है। इसके दरबारी कवि का नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करता है ये, प्रयाग लेख की जो है इसने रचना करी थी। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का फाउंडर था, गुप्त वंश की स्थापना करता है ये, स्थापना, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसे वास्तविक संस्थापक जो है वो कहा गया है, वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य था। इसे किस नाम से भी जाना गया? विक्रमादित्य। इतिहास में विक्रमादित्य एक उपाधि हुई, टोटल 14 विक्रमादित्य बने, उनमें से सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त प्रसिद्धि हासिल करी थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके दरबार में जो है 9 रत्न भी थे संस्कृत से, ध्यान रखना है। कालिदास आप सब नाम सुने होंगे, धन्वंतरी का नाम आप सबने सुना होगा। तो इनके दरबार में बड़े इंपॉर्टेंट थे। 3 मैंने आप सबसे कहा इतिहास में आप सबको राजवेद ध्यान रखने हैं। जीवक एक राजवेद था बिंबिसार का, चरक एक राजवेद था कनिष्क का, और धन्वंतरी एक राजवेद हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय का। यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर करिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह का। मुगलों ने गौरव खो दिया था अपना किसे हराने के बाद भाई? तो 1739 में करनाल का युद्ध, 1739 में करनाल का युद्ध किसे हराया था? कौन था मुगल शासक? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसे 1739 के युद्ध में हराया। क्यों बोला ऐसा कि इन्होंने अपना गौरव खो दिया? किसी भी राजा के लिए सिंहासन होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिंहासन जो है वो मयूर सिंहासन था, तो मयूर सिंहासन नादिर शाह अपने साथ ले गया था भाई, मयूर सिंहासन खो दिया था। मयूर सिंहासन, इस पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये, बैठने वाला अंतिम शासक। मयूर सिंहासन की स्थापना किसने करी थी? तो अगर आप सब हमारे बैच में हैं तो आप सबने पढ़ा देखा होगा, स्थापना करने वाला कौन था? शाहजहां। इसका वास्तुकार कौन हुआ था? तो आंसर क्या करेंगे? बेबादल खान मयूर सिंहासन का वास्तुकार हुआ था और स्थापना शाहजहां ने करी थी। चलो नेक्स्ट पे आओ। Which of the following high courts was established in 1866? निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है? हम लोग पढ़ के आते हैं दोस्तों एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। क्या पढ़ के आते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? आंसर होगा 1773 में। इसके तहत क्या होती है भाई? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पे होती है? तो आंसर होगा कलकत्ता में। उसके बाद क्या आया? नेक्स्ट जो आया था इसके बाद 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम आया था।
1861। इसके तहत क्या किया गया, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो सदन न्यायालय थे उसको समाप्त कर दिया गया और तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1862 में। भैया प्रेसिडेंसी कौन सी थी, प्रेसिडेंसी थी सर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो अगर बॉम्बे का पूछा है तो आंसर क्या करेंगे, 1862 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब बाकी के आंसर करते हैं तो देखिएगा 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है और भारत में अलग अलग राज्यों का उदय होता है, यानी राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है। तो बम्बई यानी महाराष्ट्र से अलग होता है गुजरात, कब, 1960 को। तो गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1960 को। और जो 14 होते हैं उनमें से केरल है तो 1956, 1956 में आता ना 7वां संशोधन, तो केरल की स्थापना होती है, केरल उच्च न्यायालय की 1956 में होती है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है फिर वो कब हुई थी भाई, तो ये 1866 में होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। तो जैसे जैसे राज्य बनते गए, जैसे हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के लिए जो है 1966 में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सब चीजों को ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। किस अधिनियम के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब होती है, 1774 में हुई थी। कहां पे, कलकत्ता में। उसके बाद क्या आया, उच्च न्यायालय अधिनियम। कब की बात है, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया। 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई और पुराना उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पहला है महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अनायमुडी और जावेदी हिल्स। कौन सा जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो ये आंसर यहाँ पे मेंशन है। देखिए महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है, डोडा बेटा है, अनायमुडी है और जावेदी हिल्स हो गए हैं। जावेदी हिल्स कहाँ पे पड़ती है भाई, ये तमिलनाडु में। अनायमुडी जो है ये भी तमिलनाडु में, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कितनी हाइट के साथ है, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची कहेंगे आप, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी हो गई है। महेंद्रगिरी ये कहां पे स्थित है भाई, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, उड़ीसा में कह सकते हो आप लोग, उड़ीसा। और इसकी ऊंचाई कितनी है महेंद्रगिरी की, तो इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई है डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में ही है, नीलगिरी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर ऊंचाई के साथ। और 2695 मीटर ऊंचाई के साथ जो है डोडा बेटा दूसरी, और अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी हो गई है। ये दोनों तमिलनाडु में आप सब ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट में जो है 1501, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की हो गई, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। उस्ताद लताफत हुसैन खान इज एसोसिएटेड विद द डैश। उस्ताद लताफत हुसैन खान जो है किससे जुड़े हुए थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 3rd, 16 नवंबर 2023 को पेपर में क्वेश्चन आया। आगरा, किराना, पटियाला और ग्वालियर घराना। तो उस्ताद लताफत हुसैन जो है किस घराने से जुड़े हुए थे। देखिएगा सबसे पहले अगर आप सबसे पूछा जाए आगरा घराना की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, हाजी सुजान साहब ने जो है इसकी स्थापना करी थी। हाजी सुजान ने इसकी स्थापना करी थी। तानसेन के परिवार से संबंधित अकबर के नवरत्नों में आगरा घराना की स्थापना करते हैं। किराना की दुकान पे जाओगे तो क्या खाओगे, करीम खाएंगे और वाह वाह करेंगे। तो क्या आंसर होगा, उस्ताद करीम खान और वाहिद खान। उस्ताद करीम खान और वाहिद खान जो है ये किराना घराना की स्थापना करते हैं। इस घराने से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हिंदुस्तानी संगीत से ही जुड़ा हुआ है, नाम भीमसेन जोशी। गुरुराज जोशी के नाम से भी इनको जाना जाता है। भीमसेन जोशी जो हैं किस नाम से भी जाने जाते हैं, तो भीमसेन जोशी को गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पटियाला घराना। तो बताओ भाई पटियाला घराना की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। पटियाला घराना, फतेह अली का नाम ध्यान रखिएगा, पटियाला फतेह, फतेह अली, और अली से फिर आगे बढ़िएगा अली बख्श, फतेह अली और अली बख्श ने जो है इसकी स्थापना करी थी।
फतेह अली और अली बख्श। गली में निकलना है तो हद से रहना है, गली में निकलोगे तो किस में रहोगे, हद में रहोगे। तो उस्ताद हद्दू खान ने जो है इसकी स्थापना करी थी। हद्दू खान, हस्सू खान, नाथू खान ने जो है इसकी स्थापना करी थी, ग्वालियर घराना की। और हुसैन खान जो वो किस घराने से संबंधित है, तो वो आगरा घराने से संबंधित हो गए हैं। किस घराने से हैं, आगरा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, आगरा घराना की स्थापना किसने करी थी, उस्ताद हाजी सुजान साहब ने इसकी स्थापना करी। किराना, किराने की दुकान पे जाएंगे तो करीम, और करीम खा के वाहवा, तो करीम खान और वाहिद खान ने किराना घराना की स्थापना करी। गली में निकलना है तो हद में रहना है, हद्दू खान, हस्सू खान और नथू खान ने जो है ग्वालियर घराने की स्थापना करी। और पटियाला फतेह कर लिया तो फतेह अली, तो पटियाला घराने की स्थापना जो है फतेह अली और अली बख्श ने जो है पटियाला घराना की स्थापना करी। लताफत हुसैन खान किस घराने से संबंधित है, तो आंसर आएगा आगरा घराना से संबंधित हो गए हैं, आगरा घराना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिवाइज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ए पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी मेल या उसका बेटा नहीं होता है तो उसका विलय हो जाता है किसमें भाई, अंग्रेजी सल्तनत में, ब्रिटिश में उसका विलय हो जाता है। ये सीपीओ में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। डलहौजी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और कैनिंग, डलहौजी। ऑप्शन जो होगा ए हमारा सही आंसर होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सल्तनत कौन सी थी, फर्स्ट राज्य जो शामिल हुआ, ये भी याद रखिएगा 1848 में सतारा शामिल होता है। 1849 में जो है संभलपुर, 1849 में संभलपुर शामिल होता है। 1850 में उदयपुर, छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर को शामिल किया जाता है। 1856 में वाजिद अली शाह को शासन का आरोप लगा के इनसे छीन लिया जाता है, क्या नाम, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अवध को जो है ब्रिटिश सल्तनत में कब शामिल कर लिया गया, तो आंसर करिएगा 1856 में। नीति कौन सी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। रेलवे भी ये लेके आया था 1853 में। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो रेलवे का जनक भारत में डलहौजी को ही कहा जाता है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कैनिंग के समय में कैनन बंदूकें तोपें चली थी। 1857 की क्रांति के समय कौन था भाई, तो कैनिंग ही था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बनता है कैनिंग। चलो आगे बढ़े, तो ये गवर्नर जनरल वायसराय जो है वो इनके हम लोग जो है कार्य से याद कर सकते हैं भी कब किसने क्या करा। पेपर में ऐसा ही पूछा जाता है कि उस समय कौन था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया, बंगाल विभाजन के समय कौन था, और जैसे पहली जनगणना किसके समय में होती है, पहली कंप्लीट सेंसस किसके समय में होती है, क्रांति के समय कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ऐसे करके। 7वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किससे संबंधित है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ऐसे विषय जो कि संघ सरकार या केंद्र सूची में आते हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगा भाई उनके ऊपर, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सूची या संघ सूची में। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो दोनों के विषय आते हैं, अब बात हो गई है विषय कौन से हैं, आप किस टॉपिक को कहेंगे कि ये केंद्र सरकार का है और ये राज्य सरकार का है। जैसे मुझसे कोई पूछे डिफेंस, डिफेंस जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संघ सरकार को है, तो डिफेंस विषय किस में आता है, केंद्र सरकार की सूची में है। इलेक्शन करवाना, विधानसभा के हैं, लोकसभा के इलेक्शन करवाने इलेक्शन कमीशन है। जनगणना लिख लीजिए इसके साथ, सेंसस लिख लीजिए, इलेक्शन नहीं, सेंसस लिखोगे तो अच्छे से समझोगे। जनगणना करवाना जो है वो किसका कार्य है, तो संघ सूची, केंद्र सरकार का कार्य है, क्योंकि इलेक्शन में आप कंफ्यूज हो फिर। राज्य सूची का विषय कौन सा है, तो राज्य सरकार का विषय है पुलिस, हॉस्पिटल, पुलिस, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं। समवर्ती में फिर क्या आता है, शिक्षा, एजुकेशन। आप सबको पता भी होगा कि आपके राज्य में राज्य सरकार का बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार का है, हरियाणा बोर्ड है। वैसे ही जो है
केंद्र सरकार का भी आपके स्कूल होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा। तो आपने देखा कोरोना काल में दोनों ने जो है पास करवाने का अपना +2 पास करने का अपना अलग अलग फॉर्मूला बनाया था। तो राज्य सूची का विषय भी है और ये केंद्र सरकार में भी है। तो समवर्ती सूची है, पेपर में आए समवर्ती कहां से ली गई है, कनकरेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो कनकरेंट लिस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से इसको लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सातवीं जो है वो किसमें आती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट देखो, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहां से ली गई है, तो आंसर क्या होगा भैया, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। चलिए फिर आज के इस क्लास में यहीं तक 20 क्वेश्चन हुए हमारे। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे, अपने क्लास को आगे पढ़ेंगे। आप वीडियो को जाते जाते सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।